जब हम श्वास लेते हैं तो वह सांस हमें 3 से 4 जगह पर महसूस होती है। गले में, हृदय में, फेफड़ों में और पेट में। हमारे मस्तिष्क में जाने वाली वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कानों में और आँखों में जाने वाली वायु का हमें बहुत कम ही पता चलता है। सांसों के माध्यम से भीतर जाने वाली वायु अनेकों तरह से अलग अलग विभाजित होती है, जो शरीर के अलग अलग भागों में जाकर अपना काम करके पुनः बाहर आती है। ये सारी क्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। भीतर जाकर ये वायु क्या सही और क्या गलत करती है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगर हम जोर से सांस लेते हैं तो इसके तेज प्रवाह से हमारे शरीर के अंदर के विषाणु समाप्त होने लगते हैं। हमारे कोशिकाओं की अनेकों रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है। अस्थि मज्जा में नए रक्त कणों का निर्माण बढ़ जाता है। आंतों के अंदर जमा मल विसर्जित होने लगता है। हमारे मस्तिष्क की जागरूकता बढ़ने लगती है, जिस कारण हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। नर्वस सिस्टम में सोचने समझने की क्षमता पुनः जीवित हो जाती है। फेफड़ों में भरी भरी वायु से हमारा आत्मविश्वास वापस आने लगता है। अगर हम उम्र की बात करें तो एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, 12 से 14 सालों तक जीवन जीता है। वही एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है तो वह 80 से 100 साल जीता है। वही एक कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है तो 400 से 500 सालों तक जीवन जीता है। इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस जीव के सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही लंबी आयु तक जीवित रहता है। इन्हीं बातों को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उनकी गहराई को और बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इस धरती पर इंसान को जीवित रहने के लिए साल या महीने नहीं, एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है। सांसों की गति को समझकर और इसे कम करके उम्र को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सांसों को धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को श्वास के साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बल्कि लगातार अभ्यास से पेट से भरकर सांस लेने को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लेना है। आपने देखा होगा, जंगल में जब एक तेज हवा का झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम उस तेज हवा के झोंके के जैसा है। बहुत ही कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर यह आंधी लाने की। इसके लिए लगातार अभ्यास करते रहना पड़ता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और आपके मन के साथ साथ आपके संपूर्ण जीवन को जादू की तरह बदल सकती है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें छिछली, बिखरी हुई और उथल पुथल भरी होती है, बहुत तेजी से चलती है। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार से चल रही है। जब भी हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारी सांसें बदल जाती है। जब भी काम वासना का भाव उत्पन्न होता है तब भी सांसें बदल जाती है। हमारे प्रत्येक विचार और भावनाओं के साथ हमारी सांसें बदलते रहती है। इसके साथ ही ये हमारे रहन सहन, खान पान से भी बदलते रहती है। हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही हमारी सांसों को सही तरीके से लेने पर ही टिका हुआ है। यदि अगर हम सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन ही जादू की तरह बदलने लगेगा। आज की यह प्राचीन योग विज्ञान की कहानी से सांसों की गति को समझकर सांस को लेने के सही तरीके को जानेंगे और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में अपने शिष्यों को योग, प्राणायाम और ध्यान की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक महान योगी थे। उन्होंने जाने कितने ही वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधनाएं करते हुए सिद्धियां प्राप्त की थी। वहां उन्होंने अति सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था और अब वह अपने
इसी अनुभव और ज्ञान को अपने शिष्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। एक बार रात्रि भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे होनहार और प्रतिभाशाली छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ जाते हैं कि उसके मन में कुछ प्रश्न है। गुरु के पास जाते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, कई दिनों से मेरे मन में कुछ प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ, यह मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या जानना चाहते हो? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब का आधार हमारी सांसें है और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाकर हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और यौगिक विज्ञान के बारे में सब विस्तार से जानने के लिए आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे हमारा मन होता है वैसी ही हमारे सांसों की गति होती है, या फिर जैसे हमारी सांसें होती है वैसी ही हमारी मनोदशा हो सकती है। यानी हमारी सांसों से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। यानी जो हमारे भीतर घटित होता है और जो हमारे बाहर घटित होता है, वह सब कुछ हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से बहुत अधिक गहरा संबंध रखती है। मतलब कि हम अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके अपने मन और अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या किसी सच्चे साधक को देखो तो उसके चेहरे पर तेज और गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी खुद को एकदम स्थिर और एकदम शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को कभी नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर गजब का नियंत्रण हासिल करता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण पाकर वह अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में होता है उसके पास समस्त संसार की समस्याओं का समाधान होता है। गुरु ने अपने छात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ ऐसे योगियों के बारे में सुना होगा जो 150, 200, 250 सालों तक भी जीवित रहते हैं। तो आखिर प्रश्न यह उठता है कि वह कैसे इतने सालों तक खुद को जीवित रख पाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर पाते हैं। उनका अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण होता है, जिसे प्राण ऊर्जा शक्ति कहते हैं। प्राण ऊर्जा शक्ति हमारे चारों तरफ होती है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, एक योगी यह अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत अच्छी तरह से महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा शक्ति का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को अति दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक कार्य क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों की गति को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और सांसों की गति को समझकर उन्हें नियंत्रित करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में देखा जाए तो परेशानी, डर, चिंताएं जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो सिर्फ हमारी भावनाओं से निर्मित होते हैं और हमारे मन की उपज होते हैं, और हमारे भावनाओं को, मन को सिर्फ एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारे सांसों की गति। हमारे अंदर का अहंकार, चिंता, क्रोध, खुशी, जलन, बदला लेने की भावना, यह सब कुछ हमारे सांसों की गति से चलता है। अगर हमारी सांसों पर नियंत्रण होता है तो यह सभी हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। अगर तुम किसी बच्चे को सोता हुआ देखोगे तो तुम यह अनुभव करोगे कि जब वह बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक छोटा बच्चा अपनी नाभि, अपने पेट से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे सही और प्राकृतिक तरीका है। अपनी लंबी और गहरी सांस की वजह से बच्चे का मन हमेशा उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज़्यादातर प्राकृतिक तरीके से कार्य करता है। तुमने यह तो देखा ही होगा कि बच्चे ज़्यादा देर तक उदास नहीं रह सकते। वो किसी भी बात को अपने मन में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, और ना ही वह लंबे समय तक
किसी से गुस्सा रह सकते हैं। अगर उसकी गलती पर उसे डांट दिया जाए या मारा जाए तो कुछ देर के बाद वह सब कुछ भूलकर फिर से अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चों का स्वभाव ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी सांसें और सांसों की गति प्राकृतिक रूप से चलती है, यानी कि नाभि से बच्चे का शरीर विकसित होते रहता है। अधिक विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें, इसीलिए कुदरत ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी है। वैसे तो यह लंबी सांसें इस धरती पर हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन करके अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट के बजाय अपने सीने से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेते हैं उतनी ही ज़्यादा चिंताओं और परेशानियों से घिरे रहते हैं। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी हम उतने ही ज़्यादा खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा, एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 16 बार सांसें लेता है और हमारी सांसों का संबंध सीधा हमारे मन की स्थिति और शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से कम हो जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी कि जीव जंतुओं की आवाज़ें हमारे लिए एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तुमने सुना ही होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली के जैसे बन जाते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपने सांसों की गति को समझकर अपनी सांसों की संख्या को कम करके उन जानवरों की भावनाओं, आवाज़ों और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ पौधे जो कार्य करते हैं उसे समझना आसान हो जाता है। अगर हमारी सांसें 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीज़ें कैसे कार्य करती है यह समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। बेजान चीज़ों के कंपन और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड के कार्य करने का तरीका और उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। और इसी स्थिति में पहुंचकर बहुत से योगी ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर पाते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होता है हमारी सांसों की गति और सांसें भी कम होने लगती है। अगर हम अपने शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर तक लेकर जाते हैं तो और बहुत तेजी से सांस ना ले तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। मेरे दोस्तों, एक साधक योग विज्ञान के अनुसार अपनी सांसों को नियंत्रण करके ऐसे बहुत से काम कर सकता है जो एक साधारण व्यक्ति के जीवन से भी परे है। योगिक परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपने सांसों को घंटों तक रोककर एक व्यक्ति एकदम ही नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, जो जानलेवा है, उन्हें केवल अपने दिमाग और मन पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों की गति को समझकर अपनी सांसों को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाली परेशानियां, उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तो यह सब बातें बस कहानी ही लगेगी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति और आज के समय के लोग ऐसा नहीं करते, और कोई भी ऐसी चीज जिस पर लोगों को विश्वास नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन आज भी पुरानी योगिक परंपराओं को समझने वाले, उनका पालन करने वाले लोग ऐसी बातों को सच मानते हैं और उनका दावा करते हैं। ऐसे लोगों में से ही एक है महान योगी स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय में जाकर गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के रहस्यों को समझना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन और मस्तिष्क पर इतनी निपुणता हासिल कर ली थी कि वह जब चाहे, जितने समय के लिए भी चाहे, अपनी सांसों को, रक्त प्रवाह को, मस्तिष्क की तरंगों को, यहाँ तक कि अपने हृदय की धड़कन को भी वह रोक सकते थे। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने उनके शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी यह महान योगी
सब कुछ महसूस कर सकते थे और सब कुछ सुन सकते थे। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स दंग रह गए और साथ ही स्वामी रामा अपनी मर्जी से अपने शरीर के किसी भी भाग पर ट्यूमर को बढ़ा या घटा भी सकते थे। थोड़ी देर पहले तक जिन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे झूठे और अंधविश्वास से भरे लगते थे, वही अब उन्हें इनर साइंस लग रहा था। वह भीतरी विज्ञान जो एक साधारण व्यक्ति की कल्पना से भी बहुत परे है। सांसों की गति को समझना और सांसों को ध्यान पूर्वक लेना, यह एक बहुत ही प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने सांसों की गति को समझकर अपनी सांसों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वह जहाँ चाहे जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। महान योगी स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों की गति को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वह बीमारियां जिसका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, अपनी सांसों को साधकर सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। सांसों के गूढ़ रहस्य को जन समूह तक पहुंचाने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रीथ। गुरु मुस्कुराते हुए आगे बोले, जब हमारी सांसें विचलित होती है तो मन भी अस्थिर होता है, लेकिन जब सांसें शांत रहती है तब मन भी स्थिर होता है और योगी अति दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हम सभी को सांसों की गति को समझकर अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है जितनी गहरी सांसें तुम अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर निकलती है? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकलते समय इसी सांस की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब है 1 अंगुली मोटाई से। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी श्वास अंदर जाती है उससे कई गुना ज़्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय हमारे सांसों की लंबाई 16 से 17 अंगुल हो जाती है। तेज चलते समय हमारे सांसों की लंबाई 23 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाले सांस की लंबाई 45 से 48 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 55 से 60 अंगुल, सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि काम और क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को नष्ट करते हैं। आदिकाल से ही सांसों को प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक लगभग 200 वर्ष के व्यक्ति से उसकी लंबी आयु का रहस्य पूछा गया तो उसने बताया, नाभि तक भरकर पूरी सांस लेना चाहिए और हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। यह दोनों बातें मेरी दीर्घायु होने का रहस्य है। साधारण सी लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि शरीर में जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज़्यादा होती है। यदि अगर शरीर से बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई को कम कर दिया जाए तो दीर्घायु को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से काम वासना समाप्त होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ने लगती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त होने लगती है। 5 अंगुल कम होने से किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने पर किसी साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की अद्भुत शक्ति आ जाती है। वह कुछ ही पलों में सैकड़ों मील चल सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसीलिए पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। यह 8 सिद्धियां हर इंसान के अंदर होती है, बस आवश्यकता है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाले सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। फिर वह जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन यह सोई हुई शक्तियाँ
तभी जागृत हो पाएगी जब व्यक्ति के मन में इन्हें जागृत करने की प्रबल इच्छा होगी। और मन का स्थूल रूप सांस है, इसलिए सबसे पहले अपनी सांसों की गति को समझकर अपने सांसों को नियंत्रित करना पड़ता है। गुरु आगे बोले, अगर तुम अपने सांसों की गति को समझकर अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, फिर चाहे वह चीजें प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों भी। हम अपनी सांसों को धीमा करके दौड़ नहीं सकते। दौड़ते समय हमारी सांसें तेज हो जाती है क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा प्रदान करती है। जब कभी हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक कार्य करते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हमारी सांसें अधिक तेजी से चलने लगती है। हम अपनी सांसों को धीमा करके किसी पर भी क्रोध नहीं कर सकते। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें बहुत ही छोटी और सामान्य से अधिक गति से चलने लगती है क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध आ रहा है वह भी हमारी ऊर्जा को खर्च करता है। एक कामुक व्यक्ति जो अपनी काम वासना के वश में आ चुका है, जैसे जैसे उसकी काम वासना बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेज होगी। यानी कि धरती का कोई भी मनुष्य अपनी सांसों को धीमा करके काम वासना में नहीं उतर सकता। तो असल में हमारी सांसों की गति से और उनकी गहराई से हमारे पूरे मानसिक और शारीरिक तंत्र पर गहरा असर पड़ता है, जिसमें से कुछ को हम बाहरी स्वरूप में देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का क्रोध करना या खुश होना या दौड़ते समय उसकी सांस फूलना। सांसों की गति को समझकर सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे अंदरूनी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। अपनी सांसों को बदलकर हम अपनी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदल सकते हैं। इतना सब कहकर गुरु कुछ देर के लिए शांत हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हर व्यक्ति के अंदर सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति पिंड यानी कि 7 चक्रों में छुपी होती है। अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो यह उसके शक्ति पिंडों का प्रभाव है। उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज़्यादा सक्रिय है। इसी तरह से छठी इंद्री का सक्रिय होना यानी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को दूसरों से पहले अनुभव करना, यह संभावना मनुष्य के अजना चक्र यानी कि उसकी तीसरी आंख से संबंधित है। लेकिन यह 7 चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से एक साथ जागृत नहीं हो पाते। किसी में ज़्यादा होते हैं तो किसी में कम। असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सीधे अपने मन को वश में करने का प्रयास करने लगता है, जो कि असंभव है। उसे सबसे पहले अपनी सांसों की गति को समझकर सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, तब मन स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगा। दुनिया का हर इंसान अपनी 5 इंद्रिय अंग नाक, कान, आँख, त्वचा और जिह्वा के माध्यम से इस जीवन को महसूस करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म अति सूक्ष्म रहस्य और आयाम है जिसे यह 5 इंद्रिय नहीं पकड़ पाते। उदाहरण के लिए जैसे कि बिल्ली किसी भी कंपन को या अनहोनी को महसूस कर लेती है और रोने लगती है, उसी तरह से एक कुत्ता जिसे सूक्ष्म कंपन और सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कि एक बाज बहुत ऊंचाई से उड़ते हुए भी जमीन पर चलने वाले छोटे से छोटे जीव को भी देख सकता है। धरती पर ऐसे कई जीव और जंतु हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, समुद्री तूफान, ग्रहण इन सब के आने से पहले ही इनके कंपनों को महसूस कर लेते हैं और घटना के घटित होने से पहले ही खुद को सुरक्षित स्थानों पर छुपा लेते हैं। इन सभी घटनाओं के कंपन को साधारण मनुष्य नहीं पकड़ पाता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी यह 5 इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। लेकिन धरती पर कई जीव जंतु ऐसे हैं जो इन तरंगों को पकड़ और समझ पाते हैं। और अगर इन पशु पक्षियों की यह संभावनाएं हमें मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं, और जो कि हर जीव जंतुओं की सांसों की संख्या और सांसों को लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए इन सभी में संभावनाएं भी अलग अलग होती है। अगर हम भी
अपने अंदर कुछ ऐसी ही अलौकिक और दिव्य विशेषताएं चाहते हैं तो लगातार अभ्यास के माध्यम से अपनी सांसों की गति को समझकर हमें अपनी सांसों को गहरा और संख्या को कम करना होगा और उस स्तर पर लेकर जाना होगा जहां पर हम इन कंपनों को महसूस कर पाए। गुरु रुके और एक लंबी सांस लेते हुए आगे बोले, योग साधना में एक शब्द होता है नाद, या इसे अनहद नाद भी कहते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। यह ध्वनि किसी भी साधारण व्यक्ति को सुनाई नहीं देती, क्योंकि यह ध्वनि किसी भी टकराव से पैदा नहीं होती। ध्वनि का सीधा और सरल सा विज्ञान है। जहाँ टकराव होगा या घर्षण होगा वही कंपन होता है, और जहाँ कंपन होता है वही ध्वनि उत्पन्न होती है। टकराव से उत्पन्न हुई ध्वनि को हमारे कान सुन सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी होती है जो हमेशा ही निष्क्रिय और शांत रहती है। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय करते हैं तो वह नाद की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। नाद एक ऐसी ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती। वह ध्वनि हमारे अंदर भी है और बाहर भी, लेकिन जो व्यक्ति अपने मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए यह ध्वनि सिर्फ एक कल्पना ही मात्र है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास करके इसे सुन सकते हो। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुवर वह अभ्यास कैसे करना है? गुरु बोले, सबसे पहले तो तुम्हें एकांत में बैठकर अपने सांसों की गति और उनकी संख्या पर ध्यान देना है। देखना है कि तुम्हारी सांसें सीने से चल रही है या पेट से। अगर सांस सीने से चल रही है तो उसे पेट से लेने का प्रयास करो, यानी कि जब तुम अंदर सांस लो तो पेट फूलना चाहिए और जब सांस छोड़ो तो पेट पिचके। इस अभ्यास से धीरे धीरे तुम्हारे सांस का केंद्र बिंदु तुम्हारे नाभि से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, यानी कि अब तुम्हारी सांसें तुम्हारे नाभि के नीचे से चल रही होगी। लेकिन जिस दिन से तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान दिए और बिना किसी प्रयास के दिन रात तुम्हारे नाभि के नीचे से चलेगी, उस दिन से, उस पल से तुम नाद की ध्वनि को सुनने में समर्थ हो जाओगे। लेकिन याद रखना, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी सहज नहीं है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। मेरे दोस्तों, डर, चिंता, तनाव और अपनी आदत की वजह से हम छोटी और छिछली सांसें लेते हैं तो हवा हमारे ऊपर के फेफड़ों तक ही पहुंच पाती है, जिससे हमारे पूरे शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में जमा होने लगती है। शरीर का अम्ल बढ़ने लगता है। इस कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। हमारी नज़र दृष्टि कमजोर होने लगती है। हमारी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं भी क्षीण होने लगती है और हमारा शरीर धीरे धीरे कई बीमारियों की गिरफ्त में आने लगता है। लेकिन जब हम अपनी सांसों की गति को समझकर लंबी और गहरी सांसें लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों के निचले स्तर तक ज़्यादा हवा पहुंचने लगती है। इससे हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन तो मिलती ही है, साथ ही साथ फेफड़ों में जमा गंदगी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी भी जमा हो जाती है जो कि मलमूत्र या सिर्फ पानी के माध्यम से नहीं, बल्कि सिर्फ हवा के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही लंबी और गहरी सांस लेने से मानसिक तनाव, डर, चिंताएं कम होने लगती है और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। गहरी और लंबी सांसें लेने के इतने अधिक और शारीरिक मानसिक फायदे हैं, अगर इस पर बोलते रहे तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।